हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है वो है प्रेशर। अगली प्रॉपर्टी का हमारे नाम है प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर की परिभाषा लिखेंगे। प्रेशर जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लूइड के टर्म में पढ़ेंगे। किसके टर्म में? फ्लूइड के टर्म में पढ़ेंगे। यानी कि फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तरल। तो तरल के टर्म में हम लोग फ्लूइड की परिभाषा पढ़ेंगे। तो फ्लूइड होता क्या है कि तरल द्वारा किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? तरल द्वारा तरल द्वारा तरल द्वारा सतह के किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया लगाया गया बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। दाब कहिए या दाब तीव्रता कहिए। तो ये तरल द्वारा किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल किसी सतह के ए क्षेत्रफल पर अगर हम लोग एफ बल लगाएं तो आपका दाब तीव्रता या दाब जो होगा वो क्या होगा? एफ बाई ए होगा। आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि प्रेशर के बारे में आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये तरल द्वारा यदि तरल द्वारा किसी सतह के कैपिटल ए क्षेत्रफल पर लगाया गया बल कैपिटल एफ है तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या होगा? तो दाब कहिए या दाब तीव्रता कहिए, दाब तीव्रता या दाब जो भी कहिए, दाब तीव्रता स्मॉल पी बराबर कैपिटल एफ बाई। तो हमारा प्रेशर का क्या आ गया? एक तरीके से फार्मूला आ गया निकल करके। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट की यहाँ पे बात करें, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का मात्रा न्यूटन और यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर। ये किस में हो जाएगा? ये होगा एस आई में। अगर फोर्स की जगह पे हम लोग न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स कर दें और यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दें, ये किस में होगा? ये हो जाएगा आपका एम के एस में। क्योंकि न्यूटन जो होता है एम के एस में क्या होता है? किलोग्राम फोर्स होता है। अगर हम लोग लिखें यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? सी जी एस में। क्या हो जाएगा? सी जी एस में। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें पाउंड पर इंच स्क्वायर, सर इसका यूज जब नहीं होता है तो होगा एफ पी एस में। एफ पी एस में क्या होगा? पाउंड पर इंच स्क्वायर, पी एस आई बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये पी एस में होगा। आगे हम लोग प्रेशर वगैरह का एटमॉस्फेयर प्रेशर वगैरह की वैल्यू पढ़ेंगे। पी एस आई में क्या होगा? पाउंड को हम लोग एल बी एस लिखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एल बी एस लिखते हैं, वहाँ पे वैल्यू आएगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? प्रेशर हो गया। हमारा प्रेशर हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? वेपर प्रेशर। खैर वेपर प्रेशर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है इसकी परिभाषा। लेकिन अगर हम लोग आगे कहीं पे कैविटेशन वगैरह पढ़ने के लिए आएगा आपका हाइड्रोलिक मशीन वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी हमको होनी चाहिए। या हमारा जो वेंचुरी मीटर जो हमारा होता है वहाँ पे भी, उसमें भी कैविटेशन का प्रोसेस आपका होता है। तो थोड़ा सा हमको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है? हिंदी में हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब की परिभाषा जो है ना, आपके बुकों में जो लिखी होती, डिप्लोमा वाले में सही नहीं लिखी होती। लिखी क्या होती है ये समझ लीजिए कि मान लीजिए हम किसी बर्तन में, बंद बर्तन में अगर हम कोई द्रव भर दें, कोई द्रव रहे मान लीजिए इतना भरा हुआ है, इसके कुछ ऊपर के मॉलिक्यूल्स वाष्पीकृत हो जाते हैं। और ये जो वाष्प है इसका कुछ वेट होगा
और ये इसके इस सतह पे कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं। ये आपकी बुक की परिभाषा है, उतनी सही नहीं है। देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर मतलब हर एक फ्लूइड का आपका अलग अलग होता है, हर एक फ्लूइड का आपका वेपर प्रेशर आपका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम किताब वाला नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, एग्जाम में आना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो किसी द्रव का वाष्प दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब जैसे पानी के लिए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना प्रेशर हमको दे देता है कि पानी हमारा लिक्विड अवस्था में रहता है। लेकिन अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर उतना प्रोवाइड नहीं करा पाता। इस नाते अगर पेट्रोल को अगर खुले बर्तन में रख दें तो मिनिमम प्रेशर नहीं मिल पाता है कि वो लिक्विड अवस्था में आपका बना रहे। तो पेट्रोल अपने आप क्या होता है, वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो वेपर प्रेशर है क्या, वह किसी द्रव का वाष्प दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हम लोग वेपर प्रेशर की यहाँ पे परिभाषा लिखें, वेपर प्रेशर की अगर हम लोग परिभाषा लिखें, अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आगे जानेंगे, अभी समझेंगे। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। बुक वाली परिभाषा हमने बता दिया कि इसी बंद बर्तन में अगर हम लोग कुछ द्रव रखें तो ऊपर के कुछ मॉलिक्यूल्स वाष्पीकृत हो जाते हैं और वो वाष्प जो है द्रव के सतह पे जो दाब डालती है उसे हम लोग वाष्प दाब कहते हैं, लेकिन उतनी अच्छी परिभाषा वो नहीं है। पढ़ी परिभाषा कौन सी है जो हमको जानना जरूरी है, जो हमको जानना जरूरी है। तो किसी किसी द्रव का वाष्प दाब मतलब हर एक द्रव के लिए अलग अलग होता है वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। किसी द्रव का वाष्प दाब कामा वह न्यूनतम वह न्यूनतम वह न्यूनतम दाब होता है, वह न्यूनतम दाब होता है कामा जो उस द्रव को जो उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए, उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, बनाए रखने के लिए आवश्यक। तो किसी द्रव का वाष्प दाब वह न्यूनतम दाब होता है जो उस द्रव को द्रव अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हम लोग पेट्रोल और पानी की बात करें तो पेट्रोल के लिए जो वेपर प्रेशर का मान होता है ना वो ज़्यादा होता है। अगर हम लोग कंपेरिजन करें, तीन लिक्विड लें ये समझने के लिए है। अगर हम लोग तीन लिक्विड लें, एक इस बर्तन में ले लें, एक इस बर्तन में ले लें और एक इस बर्तन में, इसमें क्या है, इसमें पेट्रोल है, इसमें क्या है, पेट्रोल है। इसमें मान लीजिए क्या है, इसमें मान लीजिए वाटर है। इसमें मान लीजिए मरकरी, मरकरी का सूत्र होता है Hg, मरकरी है, पूरा मरकरी नहीं लिख रहे हैं, मरकरी है। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारा वेपर प्रेशर होगा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। पानी के लिए क्या होगा, पानी के लिए उससे कम होगा। अगर हम लोग Hg के लिए बात करें तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए और कम होगा। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है, अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो Hg के लिए वेपर प्रेशर का मान बहुत कम होता है। यानी कि Hg को अगर हम लोग खुले वातावरण में रख दें तो उसके वाष्पीकृत होने की संभावना सबसे कम होगी, पानी की उससे थोड़े से ज़्यादा होगी और पेट्रोल की उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होगी। इसी नाते अगर पेट्रोल को अगर हम लोग खुले वातावरण में रखते हैं तो पेट्रोल धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। क्यों, क्योंकि पेट्रोल के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है और एटमॉस्फेयर वह प्रेशर दे नहीं पाता है पेट्रोल को। यानी कि कह सकते हैं कि पेट्रोल के लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होती है। तो एटमॉस्फेयर वह मिनिमम
रिक्वायर्ड प्रेशर प्रोवाइड नहीं कर पाता है जिससे कि हमारा पेट्रोल जो है लिक्विड अवस्था में बना रहे। इस वजह से वो वाष्पीकृत होकर के क्या होता है, उड़ जाता है। इसलिए वो वाष्पीकृत होकर क्या होता है, उड़ जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे पेट्रोल और डीजल है, तो पेट्रोल और डीजल के लिए एक चीज़ होता है, कोई भी फ्यूल उसके लिए एक होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। मतलब किसी भी फ्यूल को जलने के लिए एक रिक्वायर्ड मिनिमम टेम्परेचर तो चाहिए ही कि जिसपे वो हमारा फ्यूल क्या करे, बर्न करे। आपको पता है पेट्रोल और डीजल दोनों में जो है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो डीजल का कम होता है, पेट्रोल का ज़्यादा होता है। डीजल जो है 220 डिग्री सेल्सियस पे लगभग जल जाएगा, लेकिन पेट्रोल को जलने के लिए लगभग 250 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। लेकिन आग जल्दी कौन पकड़ता है, पेट्रोल पकड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर खुले बर्तन में अगर एक बर्तन में आप पेट्रोल को डाल दें और एक बर्तन में जो है डीजल को डाल दें, इसके लिए क्या होगा, पेट्रोल के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है। और इसकी तुलना में अगर हम लोग डीजल के लिए बात करें तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यानी कि डीजल के केस में उतना एटमॉस्फेयर हमको प्रेशर प्रोवाइड कर देता है कि हमारा लिक्विड अवस्था में बना रहे। डीजल नहीं उड़ेगा, जल्दी उड़ेगा लेकिन धीरे धीरे उड़ेगा। लेकिन पेट्रोल क्या होगा, 1 घंटा में 1 लीटर खाली 1 लीटर रख दीजिए बाहर खुले में, पता चलेगा 2-3 घंटे में पूरा का पूरा तेल ही गया, पेट्रोल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें उतना प्रेशर नहीं मिल पा रहा। तो इसमें क्या होंगे, पेट्रोल में कुछ समय बाद ऊपर ऊपर जो है क्या आ जाएंगे, इसके वेपराइज्ड फॉर्म में जो है पेट्रोल आ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा डीजल के केस में। तो मान लीजिए तीली मारे माचिस की, तो क्या होगा, इसमें ऊपर है तुरंत आग पकड़ लेगा। इसी नाते जो पेट्रोल होता है ज़्यादा ज्वलनशील होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए क्यों ऐसा होता है, कोई भी हमारा फ्यूल हो उसके जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के कोई फ्यूल जलेगा नहीं। अब देखिए जैसे हमारा एलपीजी होता है, देखिए एलपीजी से जब हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो हमारे जो बर्तन होते हैं उसमें कालिक नहीं छोड़ता, मतलब वो पूरा पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड फेज में होता है, लेकिन जैसे ही वो बर्नर से बाहर निकलता है वो गैसियस फेज में आकर के वो जलता है। तो उसका ऑक्सीजन के साथ मिश्रण जो है ना बढ़िया होता है, तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है गैस के केस में। अब वही लिक्विड के केस में कंप्लीट कंबशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लिक्विड के साथ मतलब मिक्सचर जो है मिक्स वो होगा, उसको जलाएगा, उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा गैस की तुलना में, तो कालिक छोड़ेगा। जैसे पहले मिट्टी के तेल से लोग खाना बनाते थे तो कालिक लग जाती थी बर्तन में, नीचे बर्तन में कुछ कालिक लगती थी, कुछ लगती थी। लेकिन लकड़ी पे बनाई तो बहुत ज़्यादा लगती लकड़ी का, क्योंकि सॉलिड है और लकड़ी सॉलिड है, और आपका जो है ऑक्सीजन जो है गैसियस फेज में, तो उतना बढ़िया मिक्स नहीं हो पाता, उसके साथ उसका कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता, तो कार्बन बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, थर्मल का पार्ट है, थोड़ा सा थर्मल में चले गए। तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया कि किसी भी लिक्विड को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए एक मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर की आवश्यकता होती है। उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर वेपर प्रेशर के बराबर हमको प्रेशर मिल जा रहा है तो कोई लिक्विड जो है लिक्विड अवस्था में बना रहेगा। पेट्रोल के केस में एटमॉस्फेयर हमको उतना वेपर प्रेशर प्रोवाइड नहीं करा पाता, इस नाते पेट्रोल क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे जो है वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। तो वेपर प्रेशर मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, विस्कोसिटी है। हम लोग विस्कोसिटी को पढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी को क्या पढ़ेंगे, श्यानता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श्यानता। श्यानता क्या होता है, किसी तरल का वह गुण, ये फ्लूइड में फ्रिक्शन, जैसे आपका सॉलिड में आपका फ्रिक्शन होता है, एक लेयर जो दूसरे लेयर के ऊपर फिसलता है तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो क्या करता है एक तरीके से मोशन का विरोध करता है। वैसे विस्कोसिटी जो है दो लिक्विड के लेयर के बीच में क्या करेगा, एक फ्रिक्शन की तरह काम करेगा, जो लिक्विड के बहने का विरोध करेगा। तो विस्कोसिटी सिंपल समझ लीजिए, किसी भी द्रव के बहने का जो किसी भी द्रव का वह गुण जो उसके बहने का विरोध करता है एक तरीके से, वही क्या कहलाता है, वही विस्कोसिटी कहलाता है। और ये ज़्यादा कम कब होगा किसी भी द्रव के लिए, अगर फ्लूइड आपका गाढ़ा है तो धीरे धीरे बहेगा, यानी उसके लिए विस्कोसिटी का मान ज़्यादा होगा। अगर फ्लूइड आपका पतला है तो तेजी से बहेगा, यानी उसके लिए विस्कोसिटी का मान कम है। अगर पानी और पारे को देखें तो पानी तेजी से बहेगा तो पानी के लिए विस्कोसिटी कम होगा, पारे के लिए ज़्यादा होगा। अगर पानी और पेट्रोल में तुलना करें तो पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल तेजी से बहेगा, तो पानी और पेट्रोल में देखेंगे तो पेट्रोल की विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक लेयर का दूसरी लेयर पर फिसलने का विरोध होता है क्या कहलाता है,
श्यानता कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा पहले लिख लेते हैं, परिभाषा पहले लिख लेते हैं। किसी लेयर का किसी तरल का वह गुण, किसी तरल का वह गुण, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण के कारण उसके एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर, लेयर मतलब परत, ऊपर फिसलने का विरोध होता है, फिसलने का फिसलने का विरोध होता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसके एक लेयर का दूसरे लेयर के ऊपर फिसलने का विरोध होता है, कामा श्यानता कहलाता है। कामा श्यानता कहलाता, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कासिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्कासिटी बोलेंगे। अब मान लीजिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई कोई भी नदी या जो कुछ भी है, उसका ये क्या है, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला सरफेस है, आपका फिक्स्ड सरफेस या बॉटम सरफेस बोल सकते हैं। ये क्या है, बॉटम सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस है या बॉटम सरफेस है। तो इससे मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, वेलोसिटी का मान क्या होता है, वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है, वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है। मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे गए तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इसके ऊपर बढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसके ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेंगे वेलोसिटी, ऐसे वेलोसिटी बढ़ती हुई है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे हम लोग, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए कि बॉटम से जो है, बॉटम से मान लीजिए वायु दूरी पे कोई लेयर है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी हमारी u है। लेकिन जब हम इससे dy दूरी, इससे कितनी दूरी, dy दूरी ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी हो जा रही है u प्लस du। मतलब कोई भी फ्री सरफेस रहेगा, देखिए बॉटम वाली सरफेस जैसे होता क्या है कि जैसे कोई भी सरफेस है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सरफेस एकदम प्लेन नहीं होगा, ऐसे रफ होगा। ऐसे सरफेस में क्या होंगे, हिल्स एंड वैली बना होगा, सरफेस में क्या होगा, हिल्स एंड वैली बना होगा, मतलब ऐसे उभड़ खाबड़ होगा अगर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मान लीजिए द्रव की जो लेयर, द्रव की सबसे निचली लेवल जो इसकी कांटेक्ट में आ जाएगी, वो क्या होगी, यहीं पे फंस जाएगी। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर जाएगी वो तो पूरा जाने जाएगी, लेकिन नीचे वाली कहेगी नहीं हमको भी साथ लेके चलो, नीचे वाली कहेगी हमको भी साथ लेके चलो, तो उसको साथ तो ले नहीं जा पाएगा, तो क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसके ऊपर पीछे की ओर एक बल लगा, इसको खींचेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, कहेगा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन ये क्या होगा, अब ये तो पूरा फंस जा रहा था, लेकिन ये उतना फंसा नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा, ये आगे तो बढ़ेगा, लेकिन जितना आइडियल रूप से जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, वेलोसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि ये जो है नीचे वाला लेयर इस लेयर के ऊपर क्या लगा रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। विस्कासिटी से भी आगे आएगा विस्कस फोर्स। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर वाली लेयर जाना चाहेगी तेजी से, तो ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगाएगा। तो ऐसे होता जाता है, क्या होता जाता है, विस्कासिटी सॉरी वेलोसिटी का मान जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, वेलोसिटी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और फ्रिक्शन की वैल्यू एक तरीके से क्या हो जा रही है, कम होती हुई जा रही, मतलब फ्रिक्शन आपका एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होती जा रही है, लगाती हुई जा रही है। तो अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे इस फिगर की अगर बात करें तो चित्र में क्या है, किसी फ्लूइड का, किसी फ्लोइंग फ्लूइड का मतलब, या किसी मूविंग फ्लूइड का वेलोसिटी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो लिख सकते हैं चित्र में, चित्र में किसी फ्लोइंग फ्लूइड, किसी फ्लोइंग फ्लूइड का
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हिंदी में बोलेंगे वेग वितरण। हिंदी में क्या बोलेंगे? वेग वितरण। वेग वितरण दिखाया गया है। तो चित्र में किसी फ्लोइंग फ्लूइड का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो यदि तरल को कई परतों से बना हुआ माने, यदि तरल को कई परत लेयर, कई परतों से बना हुआ माने, यदि तरल को कई परतों से बना हुआ माने, तो तो जो परत तो जो परत स्थिर सतह के संपर्क में रहती है, जो परत स्थिर सतह की, मतलब जो स्थिर सतह के संपर्क में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। किसी जो परत किसी स्थिर सतह के संपर्क में रहती है, इसे कंपटीशन में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, रहती है, उस परत का वेग क्या होता है? जीरो होता है। उस परत का वेग जीरो होता है। उस परत का वेग शून्य होता है। उस परत का वेग क्या होगा? शून्य होगा। अब बात करते हैं, जैसे जैसे स्थिर सतह के ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे स्थिर सतह से ऊपर और, तो क्या होगा? जैसे जैसे हम लोग स्थिर सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पूरा लिख ले रहे हैं, एग्जाम में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है। जैसे जैसे स्थिर सतह ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, वेग का मान बढ़ता जाता है। वेग का मान बढ़ता जाता है, तो क्या होगा? वेग का मान बढ़ता जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि उपरोक्त चित्र में, जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया, चित्र में आपका दिखाया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका मैथमेटिकल हम लोग पढ़ेंगे टर्म। आगे बढ़ते हैं। माना, हम लोग मान रहे हैं कुछ, क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं कि स्थिर सतह से y दूरी पर किसी लेयर का वेग क्या है? u है। माना स्थिर सतह से, निचला सतह भी बोल सकते हैं, स्थिर सतह से y दूरी पर, y दूरी पर किसी लेयर का वेग मान u, क्या है? स्थिर सतह से y दूरी पर किसी लेयर का वेग स्मॉल u है। और फिर इस परत से इस परत से dy दूरी पर, परत से इस परत से कितनी दूरी पर? dy दूरी पर ऊपर जाने पर, या dy दूरी ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर दूसरी लेयर का वेग, ऊपर जाने पर, जैसा हमने फिगर में बनाया था, दूसरी लेयर का वेग u प्लस डी यू, कितना है? u प्लस डी यू है। अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि, नीचे लिखेंगे, प्रयोगों
द्वारा यह सिद्ध हुआ है। देखिए हमने कि आपको पढ़ाया है कि जो कोई भी द्रव होता है, द्रव के बहने का कारण क्या होता है? द्रव के बहने का कारण जो होता है वो शियर फोर्स होता है। तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जो कर्तन प्रतिबल होता है वह कि कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल जो होता है, कर्तन बल से कर्तन प्रतिबल आएगा, शियर स्ट्रेस कामा वेग प्रवणता के, कामा वेग प्रवणता यानी कि तो वेग, शियर स्ट्रेस वेग प्रवणता की समानुपाती होती है। शियर स्ट्रेस क्या होगा आपका? वेग प्रवणता के क्या होगा? समानुपाती होगा। यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं अर्थात कर्तन प्रतिबल जो होगा, कर्तन प्रतिबल जो होगा वो समानुपाती होगा किसकी? वेग प्रवणता के। कर्तन प्रतिबल क्या होगा? वेग प्रवणता के आपका समानुपाती होगा। तो कर्तन प्रतिबल को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, तो टाउ समानुपाती होगा, वेग प्रवणता क्या होगा? du अपॉन dy। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है? dy है। मतलब जो आपका जिस लेयर की वेलोसिटी u थी उससे dy दूरी पर आपकी वेलोसिटी क्या थी? u प्लस du थी। तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि जो कर्तन प्रतिबल होता है टाउ, वो वेग प्रवणता du अपान dy के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कोफिशियंट आएगा, या टाउ बराबर म्यू म्यू du अपान dy। ये आपका आगे निकल के टाउ बराबर म्यू du अपान dy। ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका हुक्स लॉ होता है ना, ऐसे ही लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख सकते हैं, या यहाँ पे पहले लिख लीजिए जहाँ म्यू क्या है, यहाँ साइड में लिख सकते हैं वेयर म्यू बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हिंदी में बोलेंगे श्यानता गुणांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्यानता गुणांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्यानता गुणांक बोलेंगे, या इसी को लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, परम श्यानता। क्या बोलेंगे? परम श्यानता बोलेंगे, या इसी को ओनली विस्कोसिटी भी बोलते हैं, प्लस श्यानता भी बोलते हैं। कोई श्यानता का सिंबल पूछे तो क्या बताएंगे? म्यू बताएंगे। तो ये इसके इतने नाम हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण को न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन का श्यानता समीकरण, न्यूटन का श्यानता समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि न्यूटन का श्यानता समीकरण बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो यहाँ तक काम चल जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें छोड़ना जो है थोड़ा सा सही नहीं है। इस वजह से मैं वो सारी चीज़ों को आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पे नोट लिखते हुए जाएंगे।
तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, पहला क्या है, न्यूटन का श्यानता समीकरण जो होता है सॉलिड के केस में हुक्स लॉ के समतुल्य है। न्यूटन का श्यानता समीकरण एक एसएससी में पूछा गया, एसएससी जेई में, न्यूटन का श्यानता समीकरण, श्यानता समीकरण कामा सॉलिड के केस में, सॉलिड मतलब ठोस के केस में, सॉलिड के केस में हुक्स लॉ के समतुल्य है। हुक्स लॉ के, हुक्स लॉ क्या था आपका, स्मॉल एफ बराबर था ई, एक तरीके से, क्या यही तो था, आप लोग पढ़े हुए हैं हुक्स लॉ। तो जो रोल आपका सॉलिड के केस में हुक्स लॉ का होता है, वही सेम रोल जो होता है वहां पे क्या पढ़ते हैं, जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, वहां पे पढ़े थे। तो जो काम सॉलिड के केस में हुक्स लॉ का होता है, वही काम लिक्विड के केस में किसका है, वही काम लिक्विड के केस में जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। दूसरा क्या है, ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। दूसरा है, ऐसे तरल जो न्यूटन की श्यानता समीकरण का पालन करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोग बोलेंगे। अब ऐसे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। अगला है, ऐसे तरल जो न्यूटन की ऐसे तरल जो न्यूटन की श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं, कामा उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ऐसे तरल जो न्यूटन की श्यानता समीकरण का पालन करते हैं उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, और ऐसे तरल जो न्यूटन की श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। अगला है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अध्ययन जो रहता है उसको रियोलॉजी बोलते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अध्ययन जो साइंस है जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे, फ्लूइड का अध्ययन क्या कहलाता है, रियोलॉजी कहलाता है। रियोलॉजी कहलाता है। और अगला क्या लिखेंगे, टाउ तथा डी यू अपान डी वाई के बीच बना डायग्राम या ग्राफ जो होता है, के बीच बना डायग्राम का मान रियोलॉजिकल डायग्राम कहलाता है। रियोलॉजिकल डायग्राम तो क्या बोलेंगे, रियोलॉजिकल डायग्राम बोलेंगे। तो टाउ और डी यू अपन डी वाई के बीच में अभी आपके सिलेबस में देख लेंगे है कि नहीं, मतलब ये विभिन्न फ्लूइड के लिए परिभाषाएं वगैरह अगर रहेगा तो उसको करवा देंगे। इसके बीच में डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं,
रियोलॉजिकल डायग्राम होता है। अगला क्या है, टाउ और डी वाई डी अपन डी वाई के बीच बने डायग्राम का स्लोप जो होता है, टाउ तथा डी यू अपॉन डी वाई के बीच बने 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 डायग्राम का स्लोप कामा इसको दर्शाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, कामा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को दर्शाता है। अभी इसको हम लोग फिगर से भी समझेंगे कैसे दर्शा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 7 नंबर, जिस फ्लूइड के लिए थीटा का मान ज़्यादा होता है, जिस या स्लोप का मान, जिस फ्लूइड के लिए स्लोप का मान ज़्यादा होता है, स्लोप का मान ज़्यादा होता है, वह फ्लूइड क्या होगा, ज़्यादा विस्कस होगी, या उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, होता है कामा उस फ्लूइड की उस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप लोग मॉस में अगर पढ़े रहे हों, अगर मॉस में अगर आप लोग पढ़े रहे हों, मॉस के लिए अगर आप लोग पढ़े रहे हों, क्या अगर हम लोग एफ और ई में संबंध पढ़े रहे हों, तो अगर हम दो फ्लूइड के लिए सॉरी दो पदार्थों के लिए अगर हम लोग ऐसे डायग्राम बनाएं, अगर मान लीजिए इसके लिए E1 है, इसके लिए E2 है, तो यहाँ पे E2 का मान क्या होता था, E1 से ज़्यादा होता था। जो लोग हमसे पढ़े होंगे, हम डायग्राम से समझाए हुए हैं मॉस। तो अगर दो दो पदार्थों के लिए अगर हम लोग डायग्राम खींचें, तो जिस पदार्थ का स्लोप का मान ज़्यादा हो, क्योंकि अगर हम इसको θ1 माने और इसको θ2 माने, तो यहाँ पे क्या है, θ2 जो है θ1 से ज़्यादा है, यानी कि दूसरे वाले का स्लोप ज़्यादा है, तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, ई का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम ऐसे भी यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आ जा रहा है, टाउ आ जा रहा है, और स्मॉल ई की जगह पे क्या आ जा रहा है, डी यू अपान डी वाई आ जा रहा है। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाएं ऐसे, अगर हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं इसके बीच में, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया टाउ इस एक्सिस, और इस एक्सिस पे क्या हो गया, डी यू अपान डी वाई हो, टाउ हो गया और डी यू अपान डी वाई हो गया। अब देखिए अगर हम लोग ये बनाए, तो ये किसके लिए हो गया, न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि जैसे जैसे आपका टाउ का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, डी यू अपान डी वाई का मान बढ़ता जाएगा। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, और ये क्या है, डी यू अपान डी वाई को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेग प्रवणता, हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता बोलेंगे। अब टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रतिबल है, क्या है, कर्तन चलिए दिन आप लोग तो मॉस पढ़ के आए हुए हैं, क्या है, कर्तन प्रतिबल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इनके बीच जो बना डायग्राम होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ये न्यूटोनियन फ्लूइड का कहलाएगा। हम यहाँ पे ये वैल्यू दिखा दे रहे हैं, ये अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दिखा दें, इस एक्सिस पे जो है, इस एक्सिस पे जो है, यहाँ पे लिखें बगल में, इस एक्सिस पे है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इस एक्सिस पे क्या, शियर स्ट्रेस है। जो शियर स्ट्रेस है,
की वैल्यू क्या है, टाउ है, और ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, डी यू अपान डी वाई, ये चीज। और ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, ये क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है तरीके से, ये रिश्ते जो टाउ ये है ये इसके बराबर होगा, ये हो गया लंब टाउ, और आधार क्या हो गया, डी यू अपान डी वाई, डी यू अपान डी वाई। या यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर म्यू, tan थीटा, देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग पढ़े थे क्या कि टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई। तो यहाँ से अगर म्यू बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, टाउ अपान डी यू अपान डी वाई। तो यहाँ से वही चीज़ आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई। तो यहाँ से टाउ अपान डी यू अपान डी वाई की जगह पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया म्यू लिखा गया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारा म्यू है, जो हमारा म्यू है वो किसके किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। म्यू जो है tan थीटा के बराबर है। यानी कि अगर हम लोग अगर डायग्राम बनाएं और पूछा जाए कि किसके लिए म्यू का मान ज़्यादा होगा, तो जिसके लिए थीटा का मान ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 हो गया, और tan 60 का मान √3 हो गया। ऐसे और बढ़ते जाएंगे, आपका बढ़ता जाएगा। तो tan के लिए क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हमारा कौन सा नोट था, नोट नंबर हमारा ये 8 था शायद, क्या पीछे 6 हो गया था, ये 7 नंबर था, ठीक है 7 नंबर था। अब अगला पढ़ते हैं, 8वां पढ़ते हैं। 8वां हमारा क्या होगा कि अगर हम लोग कई सारे फ्लूइड लें, कई सारे फ्लूइड लें, इस पे मैंने दर्शाया है टाउ को, और इस पे दर्शा रहा हूँ डी यू अपान डी वाई को। मतलब ये शियर स्ट्रेस हो गया, ये क्या हो गया, वेग प्रवणता हो गई। अगर यहाँ पे लोग यहाँ पे 3 फ्लूइड लें, पहला फ्लूइड हमारा, ये दूसरा फ्लूइड हो गया, ये तीसरा फ्लूइड हो गया, 1 2 3 3 फ्लूइड हो गया। ये हमारा, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया। तो एंगल भी ये वाला थीटा सी होगा, ये वाला एंगल थीटा बी, और ये वाला एंगल थीटा ए वाले का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा ए का मान ज़्यादा है किससे, थीटा बी से, और थीटा बी का मान ज़्यादा है किससे, थीटा सी से। तो इस केस में क्या होगा, म्यू जो होगा ए के लिए वो ज़्यादा होगा, म्यू जो होगा बी के लिए वो कम होगा, और म्यू जो होगा आपका सी के लिए वो क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि आपका ये चीज़ है इसलिए ये चीज़ आपका होगा, इसलिए ये चीज़ आपका होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे दो पदार्थों के बीच में तुलना करना हो, डायग्राम बना हुआ हो, किसके लिए म्यू का मान ज़्यादा होगा, तो जिसके लिए आपका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसके लिए आपका थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके लिए आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी म्यू का मान आपका ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए म्यू का मान ज़्यादा मिलेगा। अब इसका यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट जो म्यू का यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। अब हम बात करें यूनिट ऑफ म्यू की, बात करें यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें टाउ बराबर क्या होगा, म्यू डी यू अपान डी वाई। यहाँ से अगर हम लोग बात करें म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा टाउ बटे डी यू अपान डी वाई। अब यहाँ से मात्रा निकालिए, तो यहाँ से अगर हम लोग मात्रक देखिए तो टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और डी का मात्रक हो जाएगा, डी क्या वेग है, तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होगा, और डी वाई क्या होगा, मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर कटेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीटर से मीटर कट जाएगा और सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या आ गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। या इसी को बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो पास्कल सेकंड क्या आ गया, पास्कल सेकंड। ये किस में आया, ये आ गया एस आई में, किस में आ गया, एस आई में।
अगर हम लोग लिखे यहीं से, चलिए अब एमकेएस वगैरह में भी आगे निकालेंगे, एमकेएस वगैरह में भी आगे निकालेंगे, घबराने की दिक्कत नहीं है। अब देखिए या लिख लेते हैं, अगर एमकेएस की बात करें तो यहाँ से किलोग्राम फोर्स हो गया, बल हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा सेकंड, ये एफ नीचे रहेगा, सफिक्स में रहता है, मतलब किलोग्राम फोर्स जब लिखेंगे, किलोग्राम फोर्स जब लिखेंगे, किलोग्राम के नीचे फोर्स रहेगा और इसके बराबर में सेकंड रहेगा, बटे मीटर स्क्वायर। ये किस में हो गया, ये हो गया आपका एमकेएस में, ये किस में हो गया, एमकेएस में हो गया। एमकेएस में एक और होता है, एमकेएस में एक और होता है, अभी आगे बात करेंगे, एमकेएस में एक और होगा, ये आपका हो जाएगा एमकेएस में। और एक होगा डाइन सेकंड, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किस में होगा, सीजीएस में। इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे पास्कल, अभी आगे एक चार्ट के माध्यम से तीनों पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ये हमारा हो गया यूनिट, हो गया किसका, यूनिट ऑफ म्यू। अब अगर हम लोग बात करें इसके बाद, अगर हम लोग बात करें इसके बाद, अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा इसके बाद, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोग एक चार्ट बनाएं, यहाँ पे हम के एस लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एस आई लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं सी। अब देखिए एमकेएस में आपका क्या, किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये है एमकेएस में है। अब 1 किलोग्राम फोर्स में जो होता है, अगर उसको न्यूटन में बदलें तो 9.81 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम फोर्स, जो बच्चे भी नहीं जानते हैं, वो कितना होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है, मतलब जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं चीज। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। या कह सकते हैं 9.81 पास्कल सेकंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको अगर एसआई को सीजीएस में बदलें तो 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा, या मैकेनिक्स में ही आप लोग पढ़े होंगे। अगर हमसे पढ़े होंगे तो हमने बताया है कि 1 न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 9.81 न्यूटन को अगर डाइन में बदलें तो क्या करेंगे, गुणे 10⁵ से गुणा करेंगे। सेकंड तो सीजीएस में भी वही रहेगा। अगर मीटर स्क्वायर को, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है 10⁵2 सेंटीमीटर, तो मतलब 10⁵2, तो 1 मीटर स्क्वायर जब करेंगे तो 10⁵2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10⁵2 पे घाते 2 तो क्या हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बटे 10⁵4, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको काटेंगे पीटेंगे जब, इसको जब, इसी को पॉइज भी कहते हैं, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइज कहते हैं। सबसे फेमस यूनिट आपका यही है, पॉइज। पॉइज आपका सबसे फेमस यूनिट क्या है, पॉइज। तो ये आपका वैल्यू होगा, इसको काटेंगे पीटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁴4, 10⁵5, 10 बचेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 98.1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे पॉइज। इसी को क्या बोलेंगे, पॉइज बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसी को बोलेंगे पॉइज। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर कोई पूछे 1 किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होगा कितने पास्कल सेकंड के बराबर होगा, 9.81, या 1 न्यूटन सेकंड। अब इसका ये कितना है, 10 गुना है। तो अगर आप इससे यहाँ से एक चीज़ और आ रहा है कि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, इसको बंद कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पक्षी में। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1 किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होगा 10 पे घाते, सॉरी
वो 9.81 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल सेकंड के बराबर होगा। अगर आपसे पूछे कोई 1 किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर को 98.1 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर इतने पॉइंट के बराबर होगा, इतने पॉइंट के बराबर होगा। और अगर हम लोग बात करें ये वाला, अगर इसका ये कितना 10 गुना है, या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल सेकंड जो होगा वो 10 का ये 10 गुना है, 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर इतने पॉइंट के ये क्या होगा, बराबर होगा। इतने पॉइंट के ये क्या होगा, बराबर होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है नीचे वाला। ये कई बार एसएससी जेई में पूछा गया है, ये कई बार नीचे वाला सबसे एसएससी जेई में पूछा गया है, नीचे वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बात करें ये बराबर एम में, अगर हम लोग लिखें तो बल का मात्रा क्या होगा, किलोग्राम फोर्स एम की एस में। और यहाँ पे एम में की अगर बात करें तो एम क्या हो जाएगा, केजी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे किलोग्राम फोर्स पहले से है, और यहाँ पे सेकंड पर मीटर स्क्वायर अगर हम लोग करें यहाँ पे तो हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू सेकंड बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए सेकंड से एक सेकंड कटेगा और एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। यानी कि यहाँ से ये वैल्यू निकल करके आ गई कि किलोग्राम फोर्स सेकंड क्या निकल करके आ गया, किलोग्राम फोर्स यहाँ पे सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो किलोग्राम अपान मीटर सेकंड के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसकी एक यूनिट और आ गई, एक यूनिट दूसरी क्या आ गई, किलोग्राम। एक यूनिट और निकल के क्या आ गई, किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। तो अगर इसमें अगर देखेंगे तो एक और आ गया, क्या आ गया, ग्राम अपान सेंटीमीटर सेकंड। तो 3 यूनिट हो गए, मतलब एमकेएस में भी देख ले रहे हैं 2 हो गया, ये भी एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है किलोग्राम अपान मीटर सेकंड। तो उसी के अनुसार से ये भी है कि सबसे अधिक पॉइज आपका प्रचलन में है। तो यहाँ से आपका मुझे लगता है कि आई होप आपकी विस्कासिटी वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यूनिट वगैरह हमने सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लिया, हमने सारी चीज़ें। बीमा वगैरह भी निकालने के लिए आता है, तो बीमा अगर ये वाला पता तो बीमा तुरंत निकल जाएगा। जैसे किलोग्राम का बीमा क्या होगा, मॉस का एम होता है और नीचे मीटर का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यम यल पे घाते -1 और इसका टी होता है, सॉरी सेकंड का टी होता है और टी पे घाते -1। ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, बीमी सूत्र हो जाएगा निकालने के लिए अगर आए तो इससे तुरंत निकल जाएगा, न्यूटन वगैरह वाले जाएंगे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये वाला अगर आपको याद है किलोग्राम अपन मीटर सेकंड, तो एसएससी जेईई वगैरह में डायमेंशनल फार्मूला भी आपका आया हुआ है। तो यहाँ से आपका विस्कासिटी मुझे लगता है विस्कासिटी आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक चल रहा है विस्कासिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो अगला हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन। टेम्परेचर और प्रेशर का विस्कासिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं ना तो म्यू का मान जो होता है वो घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे म्यू क्या होता है, घटता है। जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे
द्रव क्या होगा, पतला होगा। हमने बताया विस्कासिटी क्या है, गाढ़ापन है। सिंपली सर विस्कासिटी द्रव का गाढ़ापन है, जितना ज्यादा गाढ़ापन होगा द्रव उतना ज्यादा क्या होगा, विस्कस होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मतलब किसी द्रव को गर्म करने पे द्रव क्या होगा, पतला होगा। और प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, द्रव के मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी टेम्परेचर घटाने पे और प्रेशर घटाने पे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। ये क्या है, ये है फॉर लिक्विड। ये द्रव की हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, द्रव की। क्योंकि लिक्विड और गैस के लिए जो आपका इफेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये लिक्विड के लिए है। लेकिन अगर हम लोग गैस की बात करें, फॉर गैस की अगर हम लोग बात करें, गैस के केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, म्यू बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, म्यू, जैसे किसी कमरे में आप है उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तेजी से आप उसमें क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। मॉलिक्यूल्स काफी एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि उस द्रव की उस गैस की विस्कासिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। मतलब उल्टा होता है, द्रव में क्या होगा, द्रव में अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कासिटी अगर घटेगा तो गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, विस्कासिटी आपका बढ़ेगा। और प्रेशर अप्लाई करने पे भी आपका वही होगा, क्या होगा, विस्कासिटी बढ़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है, द्रव और गैस दोनों के लिए अलग अलग होता है। दोनों चीज़ें अलग अलग आपको पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग पता होनी चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी और हम लोग पढ़ करके इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी है काइनेमेटिक विस्कासिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, काइनेमेटिक। इसी पेज पे पढ़ लेते हैं, इसी पेज पे पढ़। काइनेमेटिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिक सांद्रता। क्या बोलते हैं, शुद्ध गतिक। फार्मूले से है, एकदम सिंपल सा है, फार्मूला पता है तो परिभाषा एग्जाम में लिख लेंगे। शुद्ध गतिक श्यानता होता क्या है, मतलब जो हमारी एब्सोल्यूट विस्कासिटी आई थी, कि श्यानता जो आई थी, और किसी भी फ्लूइड के लिए श्यानता और उसकी जो डेंसिटी होगी उसका रेशियो अगर हम लोग कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कासिटी। तो परिभाषा लिखेंगे क्या, कि किसी पदार्थ के लिए या किसी तरल के लिए श्यानता गुणांक तथा उस पदार्थ के घनत्व का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध गतिक श्यानता कहते हैं। तो किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के श्यानता गुणांक या तरल के, पदार्थ की जगह पे तरल लिख सकते हैं, तरल के लिए पढ़ें, किसी तरल के श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक तथा उस उस पदार्थ के घनत्व का, घनत्व का अनुपात, घनत्व का अनुपात कामा शुद्ध गतिक श्यानता कहलाता है। शुद्ध गतिक इसे, इसे हम लोग जो है न्यू से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, न्यू से दर्शाते हैं। इसे न्यू से दर्शाते हैं। इसे न्यू से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा म्यू बाई, न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर आपका आ जाएगा म्यू बाई रो। जहाँ म्यू क्या कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी है और रो क्या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अगर हम लोग बात करें वेयर, न्यू बराबर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी है और रो क्या है, डेंसिटी है। रो क्या है, डेंसिटी, आपको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये चीज़ आपका हो गया। अगर हम लोग इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें,
इसकी बात करें यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो न्यू बराबर क्या है, न्यू बराबर है म्यू बाई रो। अब म्यू का मात्रक क्या होता है, म्यू का मात्रक होता है, यहाँ से अगर हम लोग लिखें न्यूटन वाला हम लिख रहे हैं, कौन सा लिख रहे हैं, न्यूटन वाला, न्यूटन सेकंड पर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और इसका होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ से देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब में काटेंगे तो 1 मीटर केवल बचेगा, 1 मीटर बचेगा, और वो मीटर कहाँ जाएगा, वो मीटर जाएगा आपका ऊपर। और रो का हमने लिखा है किलोग्राम। अगर आप इसको इसमें लिखिए, इसमें ज़्यादा सही पड़ेगा, किसमें, इसका आप लोग पढ़े हैं किलोग्राम अपान मीटर सेकंड, और इसका पढ़े हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एमकेएस में दोनों आपका यही होगा, एमकेएस में आपका अगर बात करें दोनों यही होगा। यहाँ पे केजी से केजी कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा बराबर मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। यही आपका ये साई में भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, एंड किस में हो जाएगा, एमकेएस में। दोनों में आपका यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स। ये किस में होगा, ये हो जाएगा सॉरी सीजीएस में, ये किस में होगा, ये हो जाएगा आपका सीजीएस में। ये आपका सीजीएस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 मीटर, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होगा सेंटीमीटर में अगर आएगा तो जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसी को क्या बोलेंगे, ये वैल्यू भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, ये वैल्यू भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। अब जो और बची हुई फ्लूइड की प्रॉपर्टी कुछ बची है, जैसे कोहेशन हो गया, एहेशन हो गया, सरफेस टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कैपिलरिटी आपका बचा हुआ है। इन सब टॉपिक्स को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।